बच्चों राष्ट्रीय विकास के अंदर समझेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है। आखिर राष्ट्रीय विकास में हम इसे अपने निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब हम अपने राष्ट्रीय विकास के अंदर जो निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, इनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाता है। और इसमें लोगों के लिए राष्ट्र के विकास में विश्वास अलग अलग हैं, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। और लोगों के जीवन स्तर में सुधार नागरिकों की बुनियादी चीजें जैसे भोजन, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास देखिए बच्चों, प्रति व्यक्ति आय मान के चलिए ये कोई रसगुल्ला है, रसगुल्ला यानी तुम या हम कोई भी मान सकते हैं, कोई व्यक्ति है, इसकी पर कैपिटल इनकम कितनी है, 45,000 रुपए पर ईयर्स। और इसका जो 45,000 पर ईयर्स जो पर कैपिटल इनकम है वो बढ़ के अगले साल यानी 2026 में ये हो जाए 90,000 पर ईयर्स। तो ये कितनी बड़ी बच्चों, मतलब सीधा सीधा 100% बढ़ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, इसे हम राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में सम्मिलित कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे साधारण शब्दों में मैंने राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत जो पहलू आए हैं वो मैंने इसको समझा दिया है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बच्चों समझिएगा विकास के आधार पर विभिन्न विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं। देखिए बच्चों, विकास के आधार पर हमने कंपेयर किया है 3 में। हमने क्या, जो भी भैया राइटर हैं बुक के, उन्होंने 3 में, अर्थशास्त्री हैं जो, उन्होंने 3 भागों में विकसित, मतलब 3 भागों में डिवाइडेड किया है किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं। नंबर 1 पे रखेंगे हम अल्प विकसित। अल्प विकसित बच्चों ऐसे देश होते हैं जहां पर रोजगार ना के बराबर हो। ये एरो दिख रहा है, इसका अर्थ है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल बहुत कम। और आय भी वहां पे ना के बराबर, बहुत कम आय। और वहां पे गरीबी इतनी टॉप लेवल पे होती है कि वहां भुखमरी, हंगर इंडेक्स में उसकी बहुत गिरी गिरी रैंक रहती है बच्चों। इस एग्जाम्पल में दक्षिण अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं वो सभी आते हैं। और विकासशील के अंतर्गत रोजगार होता तो है लेकिन उतना नहीं होता जितना विकसित देशों में होता है। और आय होती तो है लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी विकसित देशों की होती है। और गरीबी भी होती है लेकिन थोड़ी बहुत, मतलब 50-50% होती है। इसके अंतर्गत जो विकासशील के अंतर्गत देश आते हैं वो अपना भारत भी आता है, और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश आदि कंट्री आते हैं। विकसित देशों में बच्चों को क्या है कि भारत का भी सपना 2047 में विकसित बनने का है, जो अपनी लगातार चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आप सभी को पता होगा बच्चों। रोजगार यहाँ पे इतना टॉप लेवल पे होता है कि पर कैपिटल इनकम यहाँ के व्यक्तियों की बहुत हाई फाई होती है। यूएसए की देख लीजिए भाई, इतना बेरोजगारी नहीं है जितनी अपने इंडिया में है। इंडिया में देखे जाए तो विकासशील के अंतर्गत बहुत बेरोजगारी चल रही है बच्चों। और ये अपना इसमें जो आय होती है विकसित में वो बहुत ज्यादा होती है आय। और गरीबी होती है बिल्कुल ना के बराबर गरीबी होती है, बहुत कम नागरिक यहाँ के गरीब होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों विकसित के अंतर्गत यूएसए आता है, चाइना आता है, जापान आता है, रूस आता है। दिन ब दिन अपना भारत भी विकसित की ओर बढ़ रहा है बच्चों। हम देखें तो भारत की रेल नेटवर्क में कम से कम चौथा स्थान है, मेट्रो नेटवर्क में तीसरा है, अर्थव्यवस्था में चौथा है, दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट है। हम भी धीरे धीरे विकासशील से विकसित की ओर जा रहे हैं। 2047 तक पहुंच जाएंगे बच्चों। हम भी किसी से कम नहीं है, दम दमे में दम नहीं, भारत किसी से कम नहीं बच्चों। अच्छे से समझिए, हमारा भारत की अर्थव्यवस्था है। अगर एग्जामिनर पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवादी है ना समाजवादी है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं बच्चों। यहाँ पे भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित बोले तो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं भारत में पाई जाती हैं। और भारत एक विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था पूछे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, या तो उनमें पूंजीवादी होती है या उनमें समाजवादी होती है। रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी होती है, यानी यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट की पूरी पकड़ होती है। यहाँ की जितनी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन सब पे रूस पर सरकार की पकड़ होती है। और जो चाइना की है, इसमें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो, लेकिन उतनी नहीं है, इसमें अधिकतर पूंजीवादी देखने को मिलती है बच्चों। तो अच्छे से समझिएगा बच्चों, मैंने बहुत सरल शब्दों में विकास के आधार पर जो अल्प विकसित है, विकासशील है और विकसित है, इनको बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देशों या राज्यों में आय में अंतर कैसे करते हैं, जैसे हरियाणा की पंजाब से, यूपी की राजस्थान से, आय में अंतर कैसे करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर और क्या मतलब होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझिएगा। मान के चलिएगा बच्चों कि राष्ट्रीय आय होती है जो वस्तु प्लस के सेवाओं का योग होती है। वस्तु प्लस के सेवाओं का योग बराबर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम।
जो कि एनएसओ के द्वारा जिसका मापन किया जाता है। भारत में एक संस्था होती है बच्चों, मान के चलिए कोई वस्तु है मोबाइल और सेवाएं, रेस्टोरेंट क्या सेवाएं प्रदान करता है, जो कि थर्ड सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र में आता है ना। तो जैसे मान के चलिए कि कोई मोबाइल है उस पर सरकार ने जीएसटी लगा रखा है और रेस्टोरेंट्स अपनी सेवा प्रदान करता है, तो इससे जो इनकम मतलब इससे जो ग्रोथ होगी भारत की राष्ट्रीय आय में, उसे राष्ट्रीय आय में अपन मापन करेंगे, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत हम किसी भी कंट्री या किसी भी देश की कुल आय में वहां की जनसंख्या का भाग दे देते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ आंकड़ा लिखा है, 1,20,00,000 में 120 मान के चलिए ये जनसंख्या है, ये यहाँ की कुल आय है। इसका अपन इसमें भाग देंगे तो 1,00,000 की प्राप्ति हो जाती है, जो साधारण शब्दों में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। बिल्कुल सरल शब्दों में समझिएगा, नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट नोट बनाए हैं। आपको जैसे कोई बड़ा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो उसको इस पर टिक करके चलना है, अगर कोई लघु उत्तीय क्वेश्चन है तो उसको बढ़िया बना के लाइनों में लिखना है, और उससे दीर्घ उत्तीय प्रश्न है तो उसको भी अच्छे से आपको कॉपी में बढ़िया कवर करके अच्छे से लिखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। अब हम विकास के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देशों या राज्यों में अंतर। किसी देश या किसी केंद्र शासित प्रदेश या किसी स्टेट की जब हम तुलना करते हैं कि बिहार की यूपी से, हरियाणा की पंजाब से, कि वहाँ का कितना आर्थिक विकास या राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में कितने की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय के अंदर समझेंगे बच्चों बिल्कुल शॉर्टकट में, वस्तु प्लस सेवाओं के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तु में यदि सेवाओं को जोड़ दिया जाए तो वहां पर नेशनल इनकम प्राप्त होती है, जो कि एनएसओ के द्वारा मापन किया जाता है, ठीक है बच्चों। और प्रति व्यक्ति आय में जो हमारे देश की कुल जनसंख्या है, हमारा देश या किसी और नागरिकों का देश, जैसे स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, भारत है, जापान है, कोई सा भी कंट्री हो, वहां की कुल इनकम में, वहां की टोटल इनकम में यदि वहां की टोटल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो वहां पे प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ आंकड़ा बिल्कुल सरल शब्दों में दर्शाया है। 1,20,00,000 जहाँ की कुल आय है किसी भी कंट्री की, मान के चलिएगा, एक एग्जाम्पल है बच्चों, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 120 है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा बच्चों, रियल में मत लीजिएगा। अगर हम 1,20,00,000 में 120 का भाग देते हैं तो हमें इस प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है।